Imagine you're sitting alone in your room one day when your entire life changes in the span of minutes. हर गुजरते लम्हे के साथ आपके दिमाग में अचानक ऐसे ख्यालात आने लगते हैं जिनको आप बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्हीं चीज़ों के बारे में जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज हैं। It starts quietly. Thoughts you don't choose, thoughts you don't believe, but thoughts that refuse to leave. You lose control of your thinking and then your body. मैं 15 साल का था जब डॉक्टर्स ने मुझे ओसीडी और टुरेट सिंड्रोम से डायग्नोज किया। बट बियॉन्ड ऑल दैट, आई वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी किड विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रीम्स। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ दैट किड डिफाइड ऑल सोशल नॉर्म्स टू अचीव दोज ड्रीम्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है। आप में से कई लोगों ने शायद मेरा कंटेंट अपनी फ़ोन स्क्रीन्स पर पहले देखा होगा। I might be your parents' idea of what a perfect child looks like, or to some of you, simply a 22-year-old boy who has the widest smile on his face while he cooks in front of millions of people online. लेकिन आप सबकी तरह मेरी भी एक कहानी है। I was born in Gujranwala as the youngest in a family of 5. मेरी वालदा का कहना है कि मेरे बड़े बहन भाई की निस्बत उनको पेरेंटिंग का असल मज़ा मेरी बारी पर आया। And while that might sound like a compliment, the truth is that I was a much harder child to deal with. And perhaps this truth would follow me throughout my childhood. प्ले ग्रुप से लेकर फर्स्ट ग्रेड तक मेरा बचपन मुल्तान में गुजरा until one day मुझे अचानक पता चला कि हम सब कराची शिफ्ट हो रहे हैं। और यूं अंदाज़ा ही नहीं हुआ कब अपने दोस्तों से मिले बगैर एक रात खुद को बैग्स के साथ गाड़ी में सफ़र करते पाया। पीछे एवरी लेविन का सैड गाना चल रहा था और दानियाल खिड़की से बाहर देखते हुए बदलते नज़ारों को देख रहा था। Every day for the next 1 year was an emotional roller coaster for me. दिसंबर की सर्दी में मेरी वालदा रोज़ाना मेरे क्लासरूम के बाहर बैठती थी और मैं अंदर क्लास लेता था। एंड द मोमेंट आई वुड सेंस हर लीविंग, मेरा अगला स्टेप क्लास से भागना था। लेकिन सब वालदैन की तरह मेरे वालदैन भी अब मेरे फ्यूचर के लिए परेशान थे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उनका सब्र भी जवाब दे गया। I remember one day I was having an emotional breakdown in front of my teacher and all the students in my classroom, और मेरे वालिद साहब ने मुझे खींच के एक थप्पड़ लगाया। आज तक बाबा मुझे रिग्रेटफुली उस दिन की कहानी सुनाते हैं। When I looked straight back into his eyes with a helplessness I had never expressed before. मैं कैसे किसी को बताता कि एक नए शहर में इतने सारे नए लोगों के बीच में रहकर भी मैं खुद को अकेला महसूस करता था। उस साल 9 ईयर ओल्ड दानियाल ने अपनी सालगिरह के इनवाइट्स अपनी पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किए। बर्थडे का दिन आया तो सिर्फ एक बच्चा आया। अपने आप को दूसरों की तरह ढालने की लाख कोशिशों के बावजूद ना सुकून मिला, ना दोस्त बने, तो घर आकर वापसी पर मैं अक्सर वक्त पोइट्री लिखने या फिर एडिटिंग और नई स्किल सीखने में लगाता था, while I too secretly wished I could play with the kids outside. और शायद यही ख्वाहिश मेरे घर वालों की भी थी। उस वक्त तो ये दिल में एक हसरत सी थी, लेकिन वक्त के साथ शायद अल्लाह ने इसी हसरत को मेरी कामयाबी की वजह बनानी थी। फास्ट फॉरवर्ड कपल ऑफ वीक्स, हम सब ने डिसाइड किया कि हम सब रावलपिंडी शिफ्ट होते हैं। मेरा बाकी का वक्त मास्टर शेफ देखते हुए गुजरता था और ये अक्सर वक्त मैं किचन में गुजार कर चीज़ें प्रैक्टिस करने में लगाता था। I remember sitting alone in my room in Rawalpindi one day when my mind suddenly started cluttering with thoughts I could not think of uttering out loud. जैसे हर गुजरते लम्हे कोई मेरे दिमाग में अचानक ऐसे ख्यालात डाल रहा है जिनको मैं बोलने का सोच भी नहीं सकता। And before I knew it, thoughts turned into fear and fear turned into actions. अगले चंद महीने चीज़ें बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब होने लगी। I stopped cooking और पेंटिंग और टॉकिंग टू माई फैमिली। इस वक्त तक मेरे घर वालों को पता चल गया था कि शायद कुछ सही नहीं है। मेरे पास अपने हालत को समझाने के लिए मुनासिब अल्फाज तो नहीं थे, लेकिन मेरे चेहरे पर मुरझाया हुआ बचपना ज़ाहिर करता था कि शायद कुछ सही नहीं है। उस रात डॉक्टर्स ने मुझे ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से डायग्नोज किया।
एक मेंटल डिसऑर्डर जिससे इंसान को मुसलसल और गैर इरादी तौर पर परेशान करने वाले ख़यालात आते हैं, जिनसे पैदा होने वाली बेचैनी को कम करने के लिए वो मजबूरन कुछ रवैये बार-बार दोहराता है। थप्पड़ तो लग गया था लेकिन मुश्किल कम नहीं हुई। रोज़ अम्मा कहती थी, "बेटा तुम कब ठीक होगे?" और रोज़ाना मैं जवाब देता था, "बस कुछ ही दिनों में।" After losing control of my thoughts, I slowly lost control over my body. मेरा अगला डायग्नोसिस टुरेट सिंड्रोम था। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिससे इंसान का बदन सडन और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स और वोकल साउंड्स इख्तियार करने लगता है। मेरे लिए मुश्किल टर्म्स सुनना और फिर इनको एक्सपीरियंस करना उतना ही मुश्किल था जितना शायद अभी आपके लिए है। And the reason for highlighting my story is not to gain any sort of sympathy, but perhaps to diminish the idea कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एक्सपीरियंस करना या उनके बारे में बात करना कोई कमज़ोरी नहीं है। Because I was not ready to give up just yet. I remember one day मैं अपने वालिदैन के साथ एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट के पास गया। वहाँ पहुँचा तो साइकोलॉजिस्ट ने मेरी अम्मी से पूछा इसकी कोई हॉबीज़ हैं? तो अम्मा ने जवाब दिया इसको कुकिंग का बड़ा शौक है। शी रिप्लाइड, घर में बैठे-बैठे लड़कियों वाली आदतें अपना ली हैं। हॉस्पिटल से वापसी पर यही बात मेरे कानों में बार-बार गूंज रही थी। एंड टू बी क्वाइट फ्रैंक उस वक़्त तक सेल्फ कॉन्फिडेंस इस हद तक शैटर हो चुका था कि मैं समझने लगा जो उन्होंने कहा, सही कहा। खैर वक़्त के साथ-साथ बड़ी मुश्किल के साथ अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स क्लियर किए और मुझे याद है अपने रिज़ल्ट्स बताने से पहले मेरे वालिदैन का सिर्फ़ यही सवाल था, "बेटा पास तो हो गए हो ना?" और जवाब सुनने पर चेहरे पर सिर्फ़ इत्मीनान था। टॉप से बॉटम तक का ये सफ़र आसान नहीं था लेकिन शायद इसी में बेहतरी थी। अब तक मेरी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। हाँ, मुझे अपनी सोच और बदन पर पूरा इख्तियार नहीं था लेकिन एक चीज़ हमेशा से मेरी थी और वो था मेरा दिल और वो हमेशा से साफ़ था। एंड परहैप्स द की टू रिकवरी ऑल अलोंग वाज़ सिंपली एक्सेप्टेंस। मैट्रिक ख़त्म हुआ तो अगला सवाल वही था जो यकीनन हम सबके दिमाग में आता है, आगे क्या करना है? एक दिन अम्मी-अब्बा के साथ एक कुलिनरी इंस्टीट्यूट गया कि शायद शेफ़ ही बन जाना चाहिए, लेकिन अगला सवाल ज़हन में यही था कि एक शेफ़ को पाकिस्तान में कौन इज़्ज़त देगा? तो वो ख़्वाब उधर ही अधूरा रह गया। ए लेवल्स किया और अगले 2 साल काफ़ी अच्छे गुज़रे। लॉ के एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स आए तो सोचा शायद आगे यही कर लेना चाहिए। ख्वाब तो ऑक्सफोर्ड के देखे थे लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंज़ूर था। It was around this time that I had started spending multiple hours in my kitchen. Cooking and baking was like performing a science experiment to me और मैं हर रोज़ कुछ नया सीखता था। बचपन से मेरे अंदर एक आवाज़ थी जो मुझे कहती थी, "दानियाल तुम्हें अपना ये शौक दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए।" And when my family approved of the idea, I thought, "Let's give it a go." I remember उस रात मेरी बहन ने अपने कमरे में मुझे बुलाया and she expressly told me, "We are here to support you लेकिन जान लेना कि इंटरनेट पे सारे लोग इतने सपोर्टिव नहीं होंगे जितने हम हैं।" लेकिन पिछले चंद सालों में इतनी सारी बातें सुनकर अब इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि इस बात की गुंजाइश ही नहीं थी। क्योंकि आप जो भी कर लें, लोगों ने बातें करनी है। इट इज़ अप टू यू टू चूज़ सेल्फ एक्सेप्टेंस ओवर सोशल स्टिग्मास। रिकॉर्डिंग के लिए कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट तो नहीं थी, तो अपने फ़ोन का इस्तेमाल किया। द आइडिया वाज़ सिंपल। आई वांटेड टू ब्लेंड कुकिंग विद ह्यूमर एंड थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस डिमिनिश द आइडिया कि कुकिंग करना सिर्फ खवातीन का काम है। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपलोडिंग शुरू की और एक दिन में कामयाबी नहीं मिली लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एवरी डे आई वुड पोस्ट समथिंग न्यू और वक्त के साथ-साथ नंबर्स इंक्रीज़ होते गए और मुझे नए-नए आइडियाज़ आने लग गए। बाहर के कंटेंट क्रिएटर से इंस्पिरेशन लेकर मैंने पाकिस्तान में इस तरह का कंटेंट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जो इधर नहीं बन रहा था। वेदर इट बी वेस्टर्न रेसिपीज़ और देसी रेसिपीज़ या अपने बचपन के कार्टून्स की तरह ड्रेस अप करके उनके खाने रिक्रिएट करने हों, नथिंग वाज़ ऑफ द टेबल। आज तकरीबन 3 साल के बाद वो बच्चा जिसकी सालगिरह पे सिर्फ़ 1 बच्चा आया था, उसकी 2.5 मिलियन लोगों से ज़्यादा की ऑडियंस है। And his videos have been watched over 1 billion times. अम, ये सफ़र आसान तो नहीं था लेकिन शायद इसी में ही कुछ बेहतरी थी। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे कोई मुख्तलिफ़ ख्वाब रखता हो तो जान लीजिए कि
अगर आपसे कोई मुख्तलिफ ख्वाब रखता हो तो कभी उसके ख्वाबों के बीच में रुकावट ना बनिएगा। और अगर ख्वाब देखने वाले आप हों तो जान लीजिए कि आज नहीं तो कल आपको आपके सब्र का सिला ज़रूर मिलेगा। Pressing upload was the one thing that changed life for me. And as I work on opening up my own cafe someday soon, I would like to believe this is not the end of my journey, but merely the start. नासिर काज़मी कहते हैं, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे, कोई हमसा होगा. And I think that's such a beautiful realization to live with. ये जानकर कि हमारा वक्त इस दुनिया में कुछ ही लम्हों तक महदूद है, हमें कोई याद करे ना करे, मुझे इस बात से गर्ज है कि मैंने इस दुनिया में रहते हुए क्या किया. And what is the impact that I left? And I would like to question you. What is the impact that you would want to leave? Thank you.